हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके सामने ऐसी पर्सनालिटीज़ को लाएं जिन्होंने न कुछ बहुत जीवन से पाया है बल्कि जीवन को बहुत कुछ दिया भी है। ऐसी ही पर्सनालिटी आज हमारे साथ है पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। वेलकम टू द शो पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, 1955 में आपके बम्बई के परफॉर्मेंस के बाद से एक शुरुआत हुई पंडित शिव कुमार शर्मा द एंटिटी की। वो एक अच्छा खासा एक लंबा सफर रहा। हाउ वाज दैट? कैसा रहा ये सफर? वो सफर अभी तक चल रहा है और उसमें बहुत कुछ घटनाएं हुई। शुरुआत में आपको बताऊं कैसे हुई कि जब मैंने उसके पहले मैं बजाता था संतूर जी। और दरअसल थोड़ी सी बैकग्राउंड संतूर की कहना चाहूँगा। इस जगह आने के पहले संतूर कभी क्लासिकल म्यूजिक में इस्तेमाल नहीं हुआ और मेरे पिता और गुरु पंडित उमादत्त शर्मा पहले म्यूजिशियन थे जिन्होंने सोचा कि इसको क्लासिकल म्यूजिक में लाया जाए। उसके पहले मुझे वो गाना और तबला सिखा रहे थे, तो ये उनकी देन थी। और उसके बाद मैंने उनसे तालीम लेना शुरू किया। उसके बाद मैंने बजाना शुरू किया, छोटे मोटे प्रोग्राम रेडियो स्टेशन जम्मू से, श्रीनगर से। 1955 में मुंबई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ करता था उस जमाने में, हरिदास संगीत सम्मेलन, जिसमें मुझे बजाने का मौका मिला। और जो आपने सवाल मुझसे पूछा, अब मैं वहाँ आता हूँ कि वो सफ़र कैसा रहा। जब पहली मरतबा मैंने मुंबई में बजाया तो दो तरह का रिएक्शन था। एक जो आम लोग सुनने वाले थे जिनको संगीत का आनंद लेने से मकसद है, बाकी त्रुटियों को देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको अच्छा लगा। एक नए साउंड थी, नया साज था, अलग किस्म का था कुछ। और जो लोग क्लासिकल म्यूजिशियंस थे या म्यूज़िक क्रिटिक्स थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस साज में कुछ कमियां हैं। और उसमें अलग अलग दर्जे के लोग थे, जिनको कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिनको ऐसा महसूस हुआ कि इसको बजाना ही नहीं चाहिए, कईयों को महसूस हुआ कि नहीं इसमें कुछ किया जाना चाहिए। और जाहिर है कि मुझे भी खुद महसूस होता था कि ये इंस्ट्रूमेंट तो एक डिफरेंट म्यूजिक में इस्तेमाल होता था, कश्मीरी सूफियाना मौसीकी में, तो उसका रूप ही अलग था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे इस साज को शास्त्रीय संगीत में लाना है तो मुझे इसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो उस तरफ मैंने सोचना शुरू किया, उस तरफ काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे आने वाले 10-12 साल तक मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, रिसर्च वर्क करना पड़ा। आपने उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ बेसिक बदलाव भी किए, कुछ एडिशंस किए? जी हाँ, जो आज आप उसकी साउंड सुनते हैं ना, वो वैसा नहीं था। पहला तो मैंने ये किया कि उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया। उसका बॉक्स कितना बड़ा हो, कौन से गेज का स्ट्रिंग लगाया जाए, कौन सी पिच में उसको ट्यून किया जाए, कलम जिससे हम बजाते हैं वो किस साइज का हो, वगैरह वगैरह। दूसरा, इतने सारे तार होने के बावजूद, ये 100 तार का साज है, तो शततंत्री वीणा इसका पुराना नाम था। तो उसके बावजूद इसका ट्यूनिंग का सिस्टम ऐसा था कश्मीरी संगीत में कि उसमें सारे राग उस पर आप नहीं बजा सकते थे। वो मैंने ट्यूनिंग सिस्टम चेंज किया, उसके रेंज बढ़ाई कि हमारे ऑक्टेव्स होते हैं, सप्तक होते हैं, तो 3 सप्तक तक उसमें मिल जाएं, कोमल तीव्र स्वर उसमें मिल जाएं और हर किस्म का राग उस पर बजाया जा सके। लेकिन जब आपके पिताजी ने, जब आपको वो वाद्य, वो संतूर आपके हाथ में थमाया था, तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि आज से 20-25 साल, 30 साल बाद ये संतूर जिसे मैं अपनी धरोहर के तरीके से दे रहा हूँ वो यहाँ पहुंचेगा? उनकी उस वक्त सोच क्या थी? What was in his mind? बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैंने पहली मर्तबा ये साज सुना रेडियो पर, तो मुझे सुन करके इसने कुछ ऐसा प्रभावित नहीं किया, कश्मीरी संगीत जो सुना। तो जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुमको ये बजाना है और अभी तबला और गाना छोड़ देना है और यही करना है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसी बात मुझे कह रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की, हालांकि देखिए गुरु के सामने और आप कुछ कह नहीं सकते, मैंने कोशिश की उनको थोड़ा कहने की कि आप क्यों कह रहे हैं ये ऐसा साज मैं बजाऊं जो बिल्कुल जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कहने लगे तुमको मालूम नहीं है, भविष्य में, फ्यूचर में तुम्हारा और संतूर का नाम जुड़ के एक होने वाला है। उनको कुछ ऐसा महसूस होता था। अच्छा। हाँ। लेकिन उस दौरान जब आप ये कर रहे थे तो आपके 2 तरीके के स्ट्रगल रहे होंगे पंडित जी। एक ये स्ट्रगल कि इस साज को और कैसे बेहतर बनाया जाए कि ये, और दूसरा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो। मुझे कभी जिसको कहना चाहिए ना, मैंने साहस नहीं छोड़ा
एक फ्रस्ट्रेशन जो आ जाती है कि इसको छोड़ दो। और मुझे लोग सलाह मशवरा भी देते थे, इसको अभी भी आप छोड़ दो, सितार बजा लो, पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी पॉपुलर हो जाओगे आप भी। मुझे उससे ये महसूस होता था कि मेरे पिताजी ने, मेरे गुरु ने जो मुझे कहा हुआ है वो मुझे करना है। तो जितना मुझे ये इस किस्म के रिएक्शन मिलते थे कि इसको छोड़ दो, ये नहीं हो सकता है, तो मेरे अंदर एक महसूस होता था कि नहीं, ये होगा और मुझे करना है और ऊपर वाला मेरे से करवाएगा। लेकिन मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस किया। 1955 में जब मैंने मुंबई में बजाया संतूर हरिदास संगीत सम्मेलन में, मुझे मौका मिला वी शांताराम जी की फिल्म में संतूर बजाने का। और उनकी फिल्म बन रही थी जनक जनक पायल बाजे। उसमें सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस थे। उसके हीरो ही गोपी कृष्ण थे जो कथक डांसर थे, और आमिर खान साहब ने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था, पंडित श्यामता प्रसाद जी ने उसमें तबला बजाया था। तो उसमें बैकग्राउंड स्कोर में फर्स्ट टाइम फिल्म इंडस्ट्री में संतूर इस्तेमाल हुआ। और जो मैंने बजाया वो मैंने खुद कंपोज किया था। तो मेरा काम देख करके, हालांकि उसके म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई थे, तो वी शांताराम जी ने मुझे कुछ दिन के बाद बुलाया। मैं हफ्ता भर यहाँ पर था, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मेरी नेक्स्ट फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन मैं तुमको देता हूँ। अच्छा। उस यंग एज में। तो तब तो मैं शुरुआत कर रहा था संतूर की। तो मैं आपकी बात ये बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि मुझे प्रलोभन भी थे कि एक आसान रास्ता जिसमें शायद पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी आप आम जनता तक पहुंच जाते हैं। मैंने उसको बहुत उनसे थैंक्स करके उनसे मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं अपनी तालीम ले रहा हूं अपने पिताजी के पास और मुझे बहुत कुछ इसमें करना है। अभी अगर मैं फिल्म में चला गया तो फिर ये साज यहीं का यहीं रह जाएगा। तो मुझे ये तकलीफ़ें आने के बावजूद भी कुछ ऐसी भगवान की तरफ से मुझे शक्ति मिलती रही जिससे मैं अपनी कोशिश में और अपने लक्ष्य की तरफ चलता चला गया। पंडित जी, आप बहुत कॉन्टेम्प्ररी रहे हैं हमेशा से। आपने, जैसे आपने कहा कि उस वक्त भी आपने झनक झनक पायल बाजे के लिए संतूर पे बजाया, फिर उसके बाद भी जैसे 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 आपकी इमेज एक क्लासिकल परफॉर्मर की बनती गई, आपने एक दूसरा रोल भी अपनाया। शिव और हरि की जोड़ी आई और फिल्मों में म्यूजिक दिया। उस समय भी लोगों ने क्वेश्चन किया कि अच्छा, ये तो अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड क्लासिकल परफॉर्मर थे, अब चले गए फिल्म में म्यूजिक देने। जी हाँ, मुझे भी बहुत सारी चिट्ठियां आई थी लोगों की, मेरे सुनने वालों की, जो बड़े डिसअपॉइंट हो गए कि ये ग्लैमर वर्ल्ड में चले जा रहे हैं, अभी क्लासिकल म्यूजिक बजाना बंद कर देंगे और एक इतना अच्छा हम संगीत सुनते हैं उससे हम महरूम हो जाएंगे। लेकिन जब हमारा म्यूजिक रिलीज हुआ तो उसको सुनने के बाद लोगों ने, उन्हीं लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ भी लिखी और कई प्रोग्राम्स में मिलते थे और कहते थे कि हम ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अगर आपने ऐसा संगीत दिया है तो आप इसको देते रहिए, और अभी आप प्रोग्राम भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी बजा रहे हैं, तो ये अच्छी बात हुई है। जब यश साहब का आपके पास, यश चोपड़ा जी का आपके पास ऑफर आया, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे एक फिल्म को करने के लिए? ऐसा था कि उसके पहले, सिलसिला बनने के पहले, यश जी की बहुत सारी फिल्मों में मैंने और हरि जी ने बजाया था और उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी रेपो थी। वो कभी अपनी फिल्म कर रहे होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर कोई दूसरे ही होते थे, लेकिन वो मुझे फ़ोन करते थे कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू कर रहा हूँ, आप तब रहिएगा ना, यहाँ पर आपको बजाना है। तो हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी। तो उन्होंने पहले ही हम लोग को कहा कि कभी ना कभी मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी फिल्म का म्यूज़िक दें। तो हमने भी सोचा ऐसे मजाक कर रहे हैं, कहाँ फिल्म, हम लोग क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, ठीक है, कभी फिल्म में बजा लेते हैं, अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में ये था कि यह शायद हमको कभी बोलेंगे, और जब उन्होंने कहा तो मैंने उनसे पूछा कि आर यू सीरियस? बोले यस आई वांट। तो फिर हमने कहा कि चलिए, अब वो स्टेज आ चुकी थी कि संतूर अपनी जगह ले चुका था। मैंने 55 में क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त मेरी शुरुआत थी और मेरा मकसद कोई दूसरा था। अब मैंने देखा कि भारत में ही नहीं, केवल दुनिया में, हर में संतूर को लोग अभी जानते हैं, और जहाँ भी कोई फेस्टिवल होता है संतूर वहाँ पर ऐसा ही है जैसे बाकी साज हैं। तो अभी हम ये कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें चले गए। पंडित जी, अब आपके बेटे राहुल, वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर बन रहे हैं, तो क्या पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा की जोड़ी बनेगी क्या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? नहीं, राहुल शर्मा को यश चोपड़ा ने सोलो ऑफर किया कि तुम म्यूजिक कंपोज करो। पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसको अकेले लिया है, और
राहुल ने मुझे असिस्ट किया था जब चांदनी का म्यूजिक हम कर रहे थे, लम्हे का कर रहे थे, उसकी कुछ धुनें भी थी उसमें, तो यश जी को मालूम था, तो उसमें मेरा बीच में आना और जोड़ी बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। ही विल डू इट अलोन एंड ही इज डूइंग इट, ही इज ऑलरेडी कंपोज्ड एंड फिनिश द सॉन्ग्स। हमने अपने तरीके से अपने टाइम में काम किया। ही बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन, हिज कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, और उसके साथ उसका बैकग्राउंड क्लासिकल म्यूजिक का भी है, वो भी वो कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि हम दोनों मिलकर के जोड़ी बनाना चाहिए, वी शुड गो सोलो। अच्छा पंडित जी, राहुल जो है, आपने एक लीगेसी को अपने हाथ में लिया, जो आपके पिताजी ने चाहा, जो आपके गुरु ने चाहा, उसको आपने आगे बढ़ाया, फिर आपने उसी लीगेसी को राहुल को दिया। हाउ हैप्पी यू आर एज अ गुरु, एक गुरु की तरह से आप कितने खुश हैं राहुल के परफॉर्मेंस से, राहुल के पूरे अप्रोच से? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि शिष्य को गुरु की तलाश होती है, लेकिन ये भी है, हर गुरु को एक ऐसे शिष्य की तलाश होती है जो उसको खुश कर सके। खुश कर सके किस मकसद से? कि उसमें पहले तो टैलेंट हो इतनी कि मेरी बात को वो समझ सके, और फिर जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, जितनी पेशेंस चाहिए, उन चीज़ों को सब माने। तो उस लिहाज से राहुल के प्रति मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि उसमें वो कॉम्बिनेशन है जो एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। गॉड गिफ्ट, टैलेंट, हार्ड वर्क, वेरी फास्ट पिकअप, ये सारी चीज़ें, और फिर जैसे कहें वैसे उसको माने और करे। तो मैं समझता हूँ भगवान की बहुत आशीर्वाद है उसके ऊपर। और बाकी ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार है, लेकिन ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। और सो फार व्हाट ही हैज़ डन, आई एम क्वाइट हैप्पी। और म्यूज़िक भी अभी अगले साल फिल्म आएगी, लोग सुनेंगे, और उसने जो इंडिपेंडेंटली किया है उसका भी लोगों को पता चलेगा कि ही हैज़ गॉट हिज ओन थिंकिंग। जब आप उसको सिखा रहे थे, जब वो शिष्य के बतौर था, तो क्या हावी होता था, गुरु या पिता? ये एक बड़ा मुश्किल रिलेशनशिप था कि उसको कैसे ऐसे जगह लाया जाए कि उसमें हार्मनी रहे, क्योंकि गुरु बनने के पहले तो मैं तो उसका पिता ही था, और ये ज़माना अलग है। जैसे देखिए, हमारे पिताजी जो थे, जब तक वो बैठ ना जाए हम उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, हम खड़े रहेंगे। आजकल का ज़माना जो, आजकल के जो बच्चे हैं, एक्सपोजर लेवल डिफरेंट, वो डिफरेंट है और रिलेशनशिप अलग है। आएंगे, थपथपा देंगे, कंधे पे हाथ रख देंगे, बैठ जाएंगे। फ्रेंडशिप एक मतलब दैट इज नेचुरल, और उस जमाने का वो नेचुरल था। उस जमाने में हम ऐसा करते तो शायद वो अटपटा लगता था बहुत। उसके बाद गुरु शिष्य बन गए, तो गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप ही डिफरेंट हो जाता है। exactly. उसमें कभी कभी बहुत आदर और बहुत सम्मान और पहले एक रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, फिर आपको उसको बदलना है, ये बहुत मुश्किल बात है। और हमको भी मुश्किल वो आई किस तरीके से, जब मैं उसको सिखा रहा हूँ तो वो तो यही समझ के सीख रहा है कि मेरे ये डैड बैठे हुए सामने, पापा है, तो मैं इनसे कुछ भी डिस्कशन कर सकती, ये तान ऐसे क्यों नहीं बच सकती, ऐसे भी तो बच सकती है, जो मुझे कभी किसी शिष्य ने क्वेश्चन नहीं किया। तो वो सिचुएशन जरा बड़ी झटका लगता होगा उस समय आपको। और मुझे भी लगता था, उसको भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी भी समझ में आ गया और फिर स्मूथ हो गया वो चीज़। और अभी चल रहा है अच्छा ही। अभी भी वो आपके शिष्य है या नहीं? देखिए, तालीम तो चलती ही रहती है और वो चल रही है अभी भी। और मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे पास अभी सीखने आते हैं। ये तो मैं अपने आप को खुद को भी तक एक स्टूडेंट मानता हूँ। मैं जब अपने शिष्यों को सिखाता हूँ तो मुझे लगता है उसमें मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मुझे नई नई बातें सूझती हैं। तो ये संगीत एक ऐसा सागर है जिसमें कभी भी तालीम ख़त्म नहीं होती। चाहे आप भले ही फॉर्मली तालीम ख़त्म कर लें, अभी आप इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन उस वक्त भी एक स्टूडेंट का भाव रखना चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपके साथ अगर संगत में जाकिर हुसैन साहब हैं जी, तो दोनों एक अलग अलग तरीके से ग्लैमरस, एस्टैब्लिश्ड और हैंडसम और गुड लुकिंग और साथ में वेरी वेल नोन क्रेडिबल म्यूजिशियंस होते हैं। उस वक्त में किसको ज्यादा जनता लाइक करती है? हाउ डू यू बोथ ट्राई टू कैप्चर द म्यूजिंग्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज? हाँ, देखिए, मेरे साथ जाकिर ने मैक्सिमम बजाया है तबला। और जाकिर ने मेरे साथ जब पहली कॉन्सर्ट बजाई थी
उस वक्त जाकिर मेरे ख्याल में 15 बरस के रहे होंगे, और तब से उसने मेरे साथ बजाना शुरू किया। और फिर ये एक ऐसा टीम वर्क है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे दो रेसलर स्टेज पे बैठ गए हैं या दो स्पोर्ट्समैन हैं, एक मुकाबला हो रहा है, कौन जीता है कौन हारा, ऐसा म्यूजिक में नहीं होता। म्यूजिक में क्या है कि हम एक दूसरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इकट्ठे मिलकर के ऐसा म्यूजिक क्रिएट करते हैं जिसमें हम पहले खुद एंजॉय करते हैं। जाकिर जब मेरे साथ बजाता है तो हम लोगों की आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी एक केमिस्ट्री, ऐसा वो इंट्यूशन जिसको कहते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ उसके दिमाग में पहले आ रहा है, अब वो उसको कैसे आगे करेगा, उसके बाद मैं क्या लीड करूँगा। ये एक इस तरह से म्यूज़िक बनता है कि हम उसको आपस में इतना एंजॉय करते हैं, और जाहिर है जब हम एंजॉय करते हैं तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूज़िक, मेलोडी एंड रिदम। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को लीजिए तो उसके साथ एक संगत होती है, जैसे तबला संगत है, लेकिन यहाँ पर जब आप और जाकिर बजाते हैं तो दो इंस्ट्रूमेंट्स एज सच परफॉर्म करते होते हैं। वो कभी प्रॉब्लम नहीं होती है कि यू नो नहीं, वो हाउ तो टू बैलेंस इट आउट है, तो वो संगत ही। ये देखिए, तबला प्लेयर का जो रोल है, दिस इज टू फॉलो द मेन आर्टिस्ट। मेन आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि क्या कंपोजिशन शुरू करेगा, कौन से टेम्पो में शुरू करेगा। तबला प्लेयर कैन नॉट चेंज इट, ही हैज टू फॉलो। मेन आर्टिस्ट डिसाइड करता है अब मैं कितनी देर तबला प्लेयर को चांस दूं सोलो बजाने का। कई ऐसे भी प्लेयर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो तबला प्लेयर को बिल्कुल चांस नहीं देंगे, बिकॉज दे कैन नॉट, मे बी उनकी अपनी अप्रोच अलग है, सोच अलग है, घराना अलग है, या ये भी वजह है कि दे वांट टू हॉग द लाइमलाइट, कि तबला प्लेयर के ऊपर लोगों का ध्यान ज़्यादा ना जाए। कई उसकी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं ये एंजॉय करता हूँ कि जाकिर जो इतना क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो मैं उसको बिल्कुल फ्रीडम देता हूँ कि तुम बजाओ, और मैं उसको खुद एंजॉय करता हूँ। तो उसमें मेरे दिमाग में बिल्कुल ये भावना ही नहीं उस वक्त आती है कि मुझे ज़्यादा दाद मिल रही है कि इसको मिल रही है। म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी पंडित जी, किसी भी म्यूजिशियन के लिए घराने का होना बहुत ज़रूरी है। आपका कौन सा घराना हुआ? मेरे पिताजी बनारस घराने के गायक थे, और बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी उनके गुरु थे। वहाँ उन्होंने बनारस में रह के तालीम सीखी, संगीत सीखा। और बनारस घराने के आजकल गायक राजन साजन मिश्रा हैं, जिनके पिता और गुरु मेरे पिता के गुरु भाई थे, एक ही गुरु के पास वो लोग सीखे हुए थे। और उस लिहाज से मेरी बनारस घराने से तालीम हुई है। हो गए, लेकिन आपने तो लेकिन अभी जो मैंने संतूर शुरू किया, ये तो कभी बजा ही नहीं था। तो इसका एक जो नया रूप संगीत जगत के सामने आया है, तो अभी तो ये तो श्रोताओं के ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे कि संतूर का घराना बन गया अब ये। और वैसे भी कहते हैं कि जब घराने की जो एक डेफिनेशन है, जब 3 जनरेशन हो जाती है तो उसको घराना कह सकते हैं आप। अच्छा, तो अभी मैं तो कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये घराना मुझे कहिए। मैं अपना संगीत बजा रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ लोगों को, ये लोग डिसाइड करेंगे। पंडित जी, संतूर जो है एक बहुत ही मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट है, और इसको इसकी पूरी जो बीइंग है ये नेचर से कहते हैं बहुत क्लोज है। और चूंकि इसकी ये पर्शिया से आया भी और कश्मीर में पनपा जिसे कह सकते हैं, तो आप खुद अपनी मेलोडी पर कितना ध्यान देते हैं? मतलब व्हेनेवर यू आर प्लानिंग समथिंग, जब भी आप कुछ कंपोज कर रहे हैं, तो क्या आप ये सोच के कंपोज करते हैं कि इसमें मेलोडी का क्या है, मतलब हाउ मच ऑफ प्रेशर और हाउ मच ऑफ माइलेज दैट आई हैव टू गिव टू मेलोडी, हाउ डू यू वर्क योर कॉम्पोजिशंस? ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट जिस जगह का है वो वहाँ का माहौल क्रिएट करता है। संतूर को सुनने से आपको महसूस होता है झरने का बहना, वादी, खुला आकाश, वो सब चीज़ें जहन में आती हैं। और मुझे लकीली मेरी पैदाश जम्मू की है, मैं जम्मू में पैदा हुआ, पला बढ़ा, श्रीनगर जम्मू दोनों जगह मेरा रहना आना जाना रहा। तो उस नेचर की तरफ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली बचपन से। और मैं अपने संगीत को भी ये समझता हूँ कि नेचर से बड़ी इंस्पिरेशन कोई दूसरी नहीं है। और जब मैं अपना कोई भी म्यूज़िक बजाता हूँ तो मेरे दिमाग में जो बचपन से बसी हुई चीज़ें हैं, मान लीजिए जब मैं कोई एक फोक ट्यून बजा रहा हूँ तो मैंने वहाँ बचपन में सुनी हुई है,
उसको मैं एक बेस बना लेता हूँ अपनी मेलोडी का, फिर उसको मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ, जो मेरे राग हैं उसको मैं उसमें लेके आता हूँ। तो जो मेरी म्यूज़िक की, गाने की मुझे तालीम मिली है, तबले की मिली है, उनमें से कुछ चीज़ें लेता हूँ। कौन सी चीज़ संतूर पे अच्छी लगेगी उसको मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की है। तो ये करते करते आई हैव बीन एबल टू क्रिएट अ स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक which is very different and which is suitable on being played on santoor. आप लोगों ने, आपने और हरी जी ने मिलके, मुझे याद है बहुत साल पहले एक कॉल ऑफ वैली किया था, रिकॉर्ड निकाला था। हाँ। और वो रिकॉर्ड बहुत ही पॉपुलर हुआ था, अभी तक चलता है मेरे ख्याल से। 25 साल पुराना रिकॉर्ड। 67 में फर्स्ट रिलीज हुआ था उसका। उसमें बृजभूषण काबरा भी बजाए थे, गिटार पे थे। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, बृजभूषण काबरा वो शख्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक विदेशी साज गिटार के ऊपर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया। और हम तीनों ने मिलकर के, मेरा एक आइडिया था जिसको मैंने डेवलप किया, कॉल ऑफ द वैली, फिर हम तीन बैठे और उसमें हमने वो बनाया। तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये एल्बम इतना पॉपुलर होगा कि बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में ये कन्वर्ट करेगा क्लासिकल म्यूजिक लिसनर्स में। उस एल्बम में क्या एक ऐसी चीज थी जिसने शायद लोगों को उस दौर में, जबकि लोग क्लासिकल म्यूजिक से अलग हो रहे थे और छोड़ रहे थे और ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इतना प्योरिस्ट हो चुका था उस वक्त, आपने उसको एक क्लासिकल म्यूजिक को कॉन्टेम्परराइज करने की कोशिश की। यू ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द मासेस। जिनमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनते हैं या नहीं सुने हैं, उनके जहन में एक गलत फहमी है कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत भारी भरकम चीज़ है, जब तक हमको इसका नॉलेज नहीं है हम इसको एंजॉय नहीं कर सकते। कॉल ऑफ द वैली ने क्या किया कि उस जो गलत फहमी को दूर कर दिया। हमने उसमें राग ही बजाए, नट भैरव है, अहिर भैरव है, पीलू है, भूपाली है, पहाड़ी है, देश है, सब राग हैं। लेकिन फ़र्क ये हुआ उसमें एक थीम बना दिया हमने, एक स्टोरी हमने उसमें एक्सप्रेस की कि शेपर्ड्स डे ऑफ लाइफ इन कश्मीर, सुबह से रात तक वो क्या करता है, बीच में उसकी बिलवड आती है, नेचर है, ये है, वो है। और जो साज थे हमारे, फ्लूट, संतूर, गिटार, वो सुनने में हैवी नहीं लगते थे। एक ऑर्डिनरी ले लिसनर भी जो है उसको मेलोडियस लगते हैं। मिसेस शर्मा का कितना कंट्रीब्यूशन है पंडित शिव कुमार शर्मा को बनाने में? मैं कहता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो एक ऐसी बैकग्राउंड से आती हैं जो म्यूजिशियंस नहीं थे, एक बिजनेस बैकग्राउंड से, और ऐसी जगह आके देखा कि यहाँ तो बिल्कुल माहौल ही दूसरा है और पूरी लाइफ ही अलग है। 20 दिन घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं है, प्रोग्राम ही नहीं है, और आगे की महीने का खर्चा कहाँ से आएगा। शी हैड टू फेस ऑल दीज थिंग्स। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी जो स्ट्रगल हुई है, मैंने जो फेस किया, तो मेरी वाइफ को भी फेस करना पड़ा, और शायद उनको ज्यादा करना पड़ा, बहुत ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो अपने म्यूजिक में अपनी वरीज को, सब चीज को भूल जाता हूँ, तो वो तो नहीं भूल सकती। शी हैज टू फेस द अदर टाइप ऑफ म्यूजिक कि कहाँ से सब घर चलेगा। और फिर इतने बरसों तक ये जद्दोजहद चलती रही है, तो शी हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स। बच्चों को देखना, उनको ख्याल करना, उनको बड़ा करना, उनको तालीम देनी, सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी वाइफ का लिए। आप इतने बड़े संगीतकार हैं तो आपकी आवाज़ में वो मेलोडी ज़रूर होगी। आपने, मैंने सुना, गाना छोड़ दिया है, लेकिन आप ज़रूर गुनगुनाते तो आप ज़रूर होंगे अभी भी। अभी देखिए, मैंने नया एल्बम किया है, इसको बहुत सारे उसमें गाने हैं, 8-9 गाने हैं। जावेद साहब ने बहुत अच्छे लिखे हैं। एक गाना है जो बाबुल सुप्रियो ने गाया है, ज़मीं का फूल हो या हूर आसमां की हो, मैं सोचता हूँ तुम कौन हो, कहाँ की हो। तो ये जावेद साहब ने पहले लिखा और उसको मैंने इस तरीके से धुन उसकी बनाई, ज़मीं का फूल हो या हूर आसमां की हो, मैं सोचता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, ज़मीं का फूल हो या हूर
आसमां की ओर। तो ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा। आशा है आपको इनके साथ बातचीत उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई।